हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आज हम मैराथन सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिनों में आपकी जो प्रत्येक यूनिट है उसमें से हम उसको दोबारा से कंप्लीट करवा दें। और कोशिश तो कर रहे थे कि हम कंटिन्यू 2 से 3 घंटे की क्लासेस लें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक ही यूनिट में हमारे इतने सारे टॉपिक्स आ जा रहे हैं कि वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम अलग अलग यूनिट से मैराथन बनाएंगे, मतलब करीब करीब 3 4 5 क्लासेस में आपका हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो यूनिट्स है उनको हम कंप्लीट कर दें। तो आज से हमारी मैराथन क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज इसका फर्स्ट पार्ट है। और आज ही मैं चाहूंगी कि 1 2 वीडियोस और कंप्लीट करवा दो, जिससे आप 2 3 घंटे की वीडियोस में आपका सिलेबस जो है बहुत कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 10 से शुरू करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इकाई 10 में हमको देखना है क्या कि मध्य प्रदेश का जो लोक साहित्य है, लोक कलाएं हैं और लोकगीत, लोक नाट्य और प्रकीर्णन साहित्य, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखना है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने इसलिए आपको यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आप देख सकें कि जो आपका आपका सिलेबस क्या क्या है। ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। अब इसी के हिसाब से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास में हम देखते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, इसमें लोक साहित्य में क्या क्या चीजें आती हैं। तो लोक साहित्य में हम देखते हैं, लोक साहित्य में हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। जो वहाँ का सामान्य जनता होती है, किसी भी स्थान की जो सामान्य जनता होती है उसका कोई एक क्षेत्र क्या होता है, सीमित नहीं होता है। सीमित हमने कर दिया है किसी अ, किसी विशेष चीज को लेकर, पर जो उसकी प्राकृतिक सीमा होती है वही उस क्षेत्र को बांधती है। तो लोक साहित्य में क्या होता है, लोक कथा, गीत और नाट्य, ठीक है, ये सब कलाएं इसमें लोक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। लोकोक्ति, मुहावरे भी आते हैं साहित्य के अंतर्गत। ये क्या होता है, जो साहित्य होता है, लोक साहित्य होता है, ये हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक शिक्षा है, इन सब का क्या होता है, प्रतीक होता है। लोक साहित्य के क्या, लोक साहित्य से हमें क्या होता है, हमें क्या उपयोग होता है हमारे लिए, वो हमारी चेतना और जो प्रेरक प्रसंग है, प्रेरणादायी, उनकी जानकारी हमको मिलती है उससे। और क्या होता है, ये हमारी जीवन शैली, उसमें भी बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि कोई रचनाकार समाज को अच्छा संदेश देता है तो उसको हम अपने जीवन में उतार कर उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और लोक साहित्य का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसको संग्रहित करके हम अपने जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और उनके लिए आवश्यक व उपयोगी बना सकते हैं। अब ये तो हो गया लोक साहित्य क्या होता है। अब लोक कथाएं क्या होती हैं। तो लोक कथाओं में क्या होता है, जो किसी समाज सभ्यता से संबंधित होती हैं, जो मनुष्य के जीवन और अनुभवों, घटना के आधार पर निर्मित होती हैं। मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कहने की प्रक्रिया द्वारा पहुंचाई जाती है। लोक साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मौखिक परंपरा। ठीक है। जो लोक साहित्य है वो सबसे ज्यादा, उसमें हम मौखिक परंपरा का देखते हैं कि वो मौखिक परंपरा ही द्वारा संप्रेषित की गई है। अब उसका लिपिकरण होने लगा है, लिप्यंतरण होने लगा है उसका, लेकिन पहले जो हमें वो दिखाई जाती थी, जो लोक साहित्य हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाता था वो पूरा मौखिक प्रक्रिया द्वारा ही होता था। अब ये कथाएं जो होती है, समाज, जाति, संप्रदाय, सभ्यता, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए भी नहीं हो सकती। क्या होता है, ये उस समय की तत्कालीन जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां रहती है उनको वो बतलाती है। और ये लोक कथाओं के बारे में हम देखते हैं, जो लोक कथाएं होती हैं ये अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग देश में अलग अलग तरह की, जिनसे ज्ञान और समझ को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे हर देश की, प्रदेश की भौगोलिक वातावरण, विकास, रीति रिवाज और परंपराएं अलग होती हैं, इसीलिए जो कथाएं होती हैं वो परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं। अब जैसे देखिए, मध्य प्रदेश की लोक कथाएं अलग होंगी, आप हरियाणा में चले जाइए वहां की लोक कथाएं अलग हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो वहां की लोक कथाएं अलग होंगी। और उन लोक कथाओं में उन उस जगह की जो सामाजिक परिस्थितियां होंगी और जो वातावरण होगा उसका प्रभाव भी उन लोक कथाओं में जरूर दिखता होगा। और जैसे वहाँ के जो व्यक्ति होते होंगे उनकी जो अनुकूलताएं होती होंगी, उनकी जो प्रकृति होती होगी वो भी हमको वहां पर दिखाई देगी। जैसे यदि किसी प्रदेश की, किसी क्षेत्र के लोगों की विशेषता की उनमें सौम्यता होती है, या कुछ किसी क्षेत्र विशेष के समाज में, व्यक्तियों में हमको लगता है कि उनमें थोड़ी सी अ, न, बहुत ही ज्यादा
जो उग्रपन है या बहुत ही ज़्यादा बौद्धिक स्तर की उनमें विशेषता है, तो वो सब हमें उनकी उस क्षेत्र परिवेश में हमको वो लोक कथाओं में वो कहीं न कहीं दिख जाता है, ठीक है? उदाहरण के तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों की परिस्थितियाँ, मुश्किलों, उनके त्योहारों, रीति-रिवाज़ों, है ना? खान-पान खान-पान, पहनावे पर आधारित कथाओं का निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो समुद्र तट के क्षेत्र हैं, वहाँ उनकी परिस्थितियों के हिसाब से कथाओं का निर्माण हुआ। और कई बार क्या होता है, एक ही तरह की कथाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध होती है। अभी देखिए, जैसे एक मध्य प्रदेश में जहाँ हम अभी रहते हैं, वहां पर एक अगर मैं महिला हूँ तो मैं महिला की दृष्टि से बताऊं, एक सुहागनों औरतों का एक व्रत होता है जिसको हम यहाँ पर सुहागले कहते हैं, ठीक है? अगर हम अन्य प्रदेश में चले जाएं, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में चले जाएं या हम राजस्थान में चले जाएं या हम हरियाणा में चले जाएं या फिर हम गुजरात में चले जाएं या फिर हम महाराष्ट्र में चले जाएं, अगर हम यहाँ जाते हैं तो इसका नाम बदलकर और इसको अन्य नाम से वो जो कथाएं होती हैं वो की जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि कई बार एक ही तरह की जो कथाएं हैं वो अलग अलग नामों से प्रचलित होती हैं, ठीक है? और क्षेत्रों, प्रदेशों, देशों की यात्रा करने वाले यात्री कथाएं सुनकर, समझकर अपने साथ ले जाते हैं और अपने समाज में पहुंचकर उसके अपने अपने आम बोलचाल के तरीके से प्रभावी प्रदर्शित करते हैं, जिससे एक ही कथा अलग अलग क्षेत्रों में थोड़े थोड़े परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत की जाती है। ये हो गई कथा। अब लोकगीत क्या होता है? तो लोकगीतों में क्या होता है, वही चीज होती है जो सदियों से परंपराओं से जो लोकगीत चलते आते हैं, उनके क्षेत्र विशेष परिस्थितियां और वातावरण संबंधित और विशेष विशेष परिस्थिति जन्य जो गीत होते हैं, वो वहीं के जो सामान्य जनता होती है उन्हीं के अनुसार जो सदियों से परंपराओं से चलते हुए जो गीत होते हैं वही लोकगीत कहलाते हैं, है ना? जो सामान्य जनों में प्रायः गाए जाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? निर्गुणिया गायन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बघेली, कलगी तुर्रा, संत सिंगा जी के भजन, फाग गायन, गरबा गरबी गीत, नाथपंथी नाथपंथी संजय गीत, हिड़ गायन, बरसाती वार्ता, लावणी, आल्हा, भोला, लमटेरा, बेरायता गायन, देवारी, जगदेव का पवारा, बसदेव गायन, ये सारी चीजें आती हैं। लोक गाथाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोक गाथाओं में क्या होता है, जो हमने कथाओं के संदर्भ में पढ़ा है सेम वही गाथाओं के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो गाथा होती है, गाथा में अंतर ये होता है कि उसमें आख्यान होता है। क्या होता है? आख्यान होता है। और ये प्रबंध होते हैं, ठीक है? कथा में इतनी प्रबंधात्मकता हमें नहीं मिलती, लेकिन जो गाथा होती है, गाथा में हमको प्रबंधात्मकता मिलती है, जैसे आल्हा आल्हा की आल्हा गाथाओं में मिलती है, ठीक है? और गाथाओं का आगे हम बताएंगे, उदाहरण देके कैसे कैसे होती है अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है? तो ये जो गाथा के संदर्भ में क्या हुआ है, जो हमारे कृष्णदेव उपाध्याय जी हैं, उन्होंने उनकी पुस्तक का नाम है लोक साहित्य की भूमिका मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो उसी में उन्होंने बताया है कि गाथा शब्द का अर्थ है कोई आख्यान या कथा। प्रबंधात्मक गीतों के लिए कथानक की प्रधानता के साथ गेयता विद्यमान होती है, उसको गाथा कहते हैं। कथा में गेयता नहीं होती, लेकिन गाथा में गेयता होती है। अंग्रेजी में लोक गाथा को बैलेट कहा जाता है, ठीक है? ये लैटिन के बेलारे शब्द से बनी हुई है। और गाथाएं क्या होता है, नृत्य और वाद्यों के साथ भी गाई जाती हैं। ये वो है अ, कि कैसे कैसे जो 6 सिद्धांत है उसके उत्पत्ति के आधार पर श्री राम शर्मा ने 6 सिद्धांत दिए हैं कि कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है। एक तो लोक नियतिवाद, ठीक है, समुदायवाद, व्यक्तिवाद, फिर जाति के हिसाब से हुई है, जिसमें कौन सी गाथें रहती है? कन्हैया की गाथें रहती है, जगदेव के पवारे होते हैं, कारसदेव की गाथाएं होती हैं। फिर किसके आधार पर रहती है? चारणवाद के आधार पर, है ना? कि जो चारण और भाट होते हैं वह क्या होते हैं, जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, वो उनके अनुसार उनको खुश करने के लिए या उनकी प्रशस्ति में जो गाथाएं कहते थे वो चारण वो होते। व्यक्तिहीन या व्यक्तिवाद, इसमें क्या देखते हैं कि रचनाकार क्या होते हैं? अनाम होते हैं और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें समाज और व्यक्ति दोनों का क्या होता है? सामूहिक योगदान यहाँ पर होता है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर कि जो आपका
समन्वयवाद। ठीक है, समन्वयवाद में क्या होता है? समन्वयवाद में अ, सब कुछ शामिल हो जाता है, यानी कि जो सिद्धांत ऊपर दिए हुए हैं वो सारे सिद्धांत इसमें शामिल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं अन्य द्वारा ने गाथा का वर्गीकरण किया है। चारण गाथा या परंपरागत गाथा, ये शब्द बस याद रख लीजिएगा आप, गाथाओं से संबंधित 6 वर्गों में विभक्त किया है। रसालू चक्र, पांडव चक्र, गूंगा चक्र, सिद्ध चक्र, सखी सरवर चक्र, स्थानीय प्रवीर चक्र। शंकर दयाल के वर्गीकरण के अनुसार प्रेम, वीर, अद्भुत, इन 3 वर्गों में गाथाओं को वर्गीकृत किया गया है। कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक गाथाओं को 3 भागों में विभक्त किया, जैसे प्रेम, वीर और रोमांचक कथाएं गाथाएं शामिल हैं। अब लोकनाट्य क्या होते हैं? लोकनाट्य भी वही है जो परंपरा से चले आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारी संस्कृति का, हमारे परिवेश का समावेश होता है। तो जिसमें अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो माँ, जिंदबा, नौटंकी, गम्मत, स्वांग, मनसुखा, छाहूर, हिंगोला, खम्ब आदि ये हमें दिखते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर शामिल किया है, ये आपको प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था। ये यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। ये जो शब्द पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित लोक नाट्य को उनके संबंध क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो ये जो नटकोरी पूछा गया था ना, इसके संबंध में मैं आपसे बता रही हूँ यहाँ पर कि हमने जब पुस्तकों का अध्ययन किया और उससे आपके लिए जो आ, ये नोट्स बनाए थे, उसी में हमें ये मिला था कि बघेली का नटकोरी लोक नाट्य निवाड़ी में टोटियों के नाम से प्रचलित है, ठीक है। क्या है? टोटियों के नाम से तो ये मैंने ये बघेली का नटकोरी, तो यहाँ आपको बताने का मतलब ये था कि जो इसका उत्तर होगा वो यहाँ से ये आएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और जो हमने जो जो पुस्तकों का जो हम अध्ययन करे थे, मैं जो जो मिला था हमने यहाँ पर शामिल किया था। और देखिए कि ये रहस्य लोक नाट्य का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया, ये भी आपको पूछा गया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं मौनिया, ये सब मौनिया दोहा प्रवंश का लाडला छंद है, ये सब अभी हाईलाइट है, ये तो हमने पढ़ा दिया कई बार, तो अब हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपने नोट्स को देखेंगे। जगदेव की गाथा, पवारा शब्द पवारा का अर्थ पूछा गया था, है ना। तो ये लोक गाथा, ये वीर रस परक लोक गाथा का प्रयोग इसके लिए शब्द के लिए उचित समीचीन माना जाता है। ठोठिया पूछा गया था, तो क्या है ठोठिया? है महिला परक लोक प्रहसन है, ठीक है, ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। चलिए ठीक है। और जो रकरा पूछा गया था आपसे, रमा जहां रकरा, वो प्रश्न उसमें उत्तर उन्होंने माना था, एमपीपीएससी ने गाय का बच्चा माना था, पर वो उसका उत्तर होता है गाय का बच्चा और भैंस का बच्चा दोनों होता है, ठीक है। उसका उत्तर क्या होता है? गाय का भी बच्चा होता है, भैंस का भी, लेकिन एमपीपीएससी ने इसको सही माना था। चलिए आगे देखते हैं हम, ये हमारा यहाँ पर क्या बाकी है अभी, माछ के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं माछ के बारे में। माछ क्या है? मालवा का एक लोकप्रिय नाटक है, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? मंच। मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक घोषित है। गोपाल गुरुजी और बाल मुकुंद जी, ये इनके नाम आप याद रख लीजिएगा, मध्य प्रदेश के माछ के प्रणेता हैं, ठीक है। और गम्मत, गम्मत का मतलब नाटक होता है। गम्मत नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में नव दुर्गा के उत्सव पर किया जाता है, ठीक है। और गम्मत के साथ स्वांग भी खेला जाता है। कलाकारों में देखें तो शोभाराम वसारे, मंडलेश्वर, ठीक है। इसमें नृत्य, नाटक और गायन सब एक साथ होता है, ठीक है। स्वांग क्या होता है? स्वांग मतलब एक दूसरे की नकल करना। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और यूपी मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नाट्य है, नृत्य नाटक भी है, ठीक है। कई नृत्य भी हैं, कई नाटक भी हैं, ठीक है। किशन लाल भाट और कवि शंकर दास ने लोकप्रिय बनाया है स्वांग को, ठीक है। नौटंकी, नौटंकी के अलावा लोकनाट्य में जिंदबा, क्या है? ये महिला परक लोक नाट्य है, बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है इसको,
और ये विवाह के अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं मनसुखा। मनसुखा रासलीला का एक बघेली रूप है। ठीक है, वृंदावन की गोपी और कृष्ण के बीच की घटनाएं संवाद है, खुशी के अवसरों पर किया जाता है। आगे देखते हैं छाहुर, ये इंपॉर्टेंट है। बघेलखंड क्षेत्र का एक लोकप्रिय नाटक है, दिवाली के समय मुख्यतः गोपाष्टमी के मध्य में किया जाता है। ठीक है, और छाहुर नाम के एक लड़के का जीवन और उसके विषय में जो आज जीवन में आने वाले चढ़ाव उतार उसका वर्णन किया था। शुरू में देवी शारदा की प्रार्थना की जाती है। हिंगोला क्या है? मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक लोक नाट्य है। क्या है? लोकनाट्य। ये बिना मंच के किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं खम्ब स्वांग, कोरकू जाति द्वारा किया जाता है। ये स्तंभ खड़ा किया जाता है, उसी के चारों ओर नृत्य किया जाता है। यह रावण के पुत्र मेघनाथ की पूजा के लिए किया जाता है। भावाई गुजरात में ये प्रसिद्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर में भी किया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में खुशी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य है, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में भी ये प्रस्तुत किया जाता है। लगड़बग्घा आदिवासी लोक नाट्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है, जिसमें लकड़बग्घा लड़की का अपहरण करता है और लड़का उसको जानवर से बचाता है। अब ये तो हमारा हो गया पहला टॉपिक, कौन सा? ये वाला, जिसमें हम भूमिका देख रहे थे इनकी। ये हम भूमिका देख रहे थे पहले टॉपिक में। अभी हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया। अब हम शुरू करते हैं मालवा का लोक साहित्य, उसके कवि और रचनाएं, निमाड़ी का लोक साहित्य, और फिर ऐसे करते करते हम कंप्लीट करेंगे। अब तो हम शामिल करते हैं मालवा का लोक साहित्य। तो मालवा के लोक साहित्य में देखिए हमें क्या देखने मिलता है। मालवा, अगर आप मैं आपको यहां से दिखाती हूँ। मालवा का क्षेत्र अगर आप देखें तो मालवा में आपको कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देते हैं? नीमच, एक मिनट, नीमच, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, इंदौर, कुछ कुछ देवास, धार ना। ये एरिया क्या है? ये एरिया आपका क्या है? मालवा से लगा हुआ एरिया है। और यहाँ ये कहाँ से लगा हुआ है? ये है राजस्थान से लगा हुआ है। ये पूरा एरिया आपका राजस्थान कहलाता है। और ये दोनों जो जिले हैं, फिर ये दोनों जिले कहाँ से टकरा जाते हैं? ये गुजरात से टकरा जाते हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, ये दोनों। और ये दोनों फिर यहाँ हमारा महाराष्ट्र से टच हो जाता है, बुरहानपुर और ये। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है ना, यहाँ तक ये हमारा राजस्थान रहता है। तो ये फिर राजस्थान से ये टकराता है, तो मालवा का जो टच है वो हमको राजस्थान से मिलता है। और अलीराजपुर और झाबुआ का जो टच है, यानी कि निमाड़ का थोड़ा सा जो क्षेत्र है, ये बड़वानी, खरगोन, खंडवा, ये सब ये जो चीजें हैं ये है निमाड़। ये आपका निमाड़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो अभी निमाड़ और उसकी लोकेशन मैंने अभी आपको बता दी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ की लोकेशन के लिए कहा जाता है कि डगडग पानी, डगडग रोटी, पक पक नीर, यानी कि यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है, ये कबीर ने कहा था कि डगडग रोटी पक पक नीर। तो अब क्या है यहाँ के लोकगीतों में विशेषता देखें। कई लोकगीत हमको दिखते हैं यहाँ पर, जैसे सात, अगरनी, जापा, पीपला, पकालिया, जलमा, सूरज, चूड़ा, ठीक है, भेरू जी, पूर्वज, नाग, सती, परिमाता, छींक, जनोई, ये देवी देवता के गीत है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसमें मेन क्या है? मेन कौन सा है आपका? राग हलूर के गीत, भैरव के गीत, रामदेव जी के गीत, झवरिया, सात के गीत, कुंकड़ा, ढोलियो, कोल्या, बीरो, ठीक है, और समदेले गीत और जापे गीत। और इनके संग्रहकर्ता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि उपाध्याय, बंसीलाल बम्ब, हरीश निगम, मनोरम उपाध्याय, अनूप सूर्य नारायण व्यास, चंद्रशेखर दुबे और श्याम परमार। पिछली बार आपसे प्रश्न इनसे पूछा गया था मालवा के संदर्भ में। अब लोक कथाओं में देखते हैं तो श्याम परमार ने मालवी लोक साहित्य नाम की उनकी पुस्तक है,
लोक कथा को 6 वर्गों में बांटा है, ठीक है, 6 वर्गों में बांटा है उन्होंने। प्रहलाद चंद्र जोशी ने अपने शोध प्रबंध मालवी लोक कथाओं को 10 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में। फिर प्रहलाद चंद्र जोशी ने अपने जो शोध प्रबंध है उसमें 151 लोक कथाओं को उसका वर्णन किया है। लोक कथाओं का जो व्यवस्थित पहला प्रायः संकलन लगभग 100 कथाओं का संकलन बद्री प्रसाद ने प्रस्तुत किया। साहित्य जगत में ये श्याम परमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन कथाओं में से कुछ मालवा की लोक कथाएं पुस्तक में प्रकाशित भी हुई थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि निर्मला राजपुरोहित, इनका भी संबंध लोक कथाओं के, मालवा के लोक कथाओं के प्रकाशन से संबंध है। तो ये इनमें लोक कथाएं देख ली आपने, लोक कथाओं के नाम देख लिए, लोक कथाओं के नाम यहाँ पर देख लिए। ये हैं, कौन सी लोक कथाएं हैं? धार्मिक, पशु पक्षी, चमत्कारी, बाल कथा, नाथपंथी की, नत्सेन की, गोरखनाथ की, भर्तहरि, गोपीचंद यागिनी की कथाएं, राजकुमार राजकुमारी, विक्रमादित्य के साथ पौराणिक कथाएं यहाँ हमको क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। लोक नाट्य में देखें तो माछ, सट्टक, टूटिया, गरबी, गरबा, ढारा ढारी, कान ग्वालिया, तुर्रा तुर्रा कलंगी, कलगी तुर्रा, इसको बोलते हैं कलगी तुर्रा, झेरा, रामदंगल और बहरूपियो, इसको हम बहरूपिया भी कहते हैं। इनके जो माच के कलाकार है वो इम्पोर्टेंट है, मालमुकुंद गुरु जी, ठीक है, और घासीराम शास्त्री, नाथू सिंह उस्ताद, और जमनालाल भावसार, ठीक है। और इसमें और है तो आपके शेर मार खां, ठीक है, और गुरु राम किशन जी मुन्नालाल, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हैं सब इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोकोक्ति मुहावरों में हम देखें कि इसमें इस प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत हम अगर लोकोक्ति में देखें तो ये लोकोक्ति के आपको यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है। ऐसी वहाँ की लोकोक्तियां होती हैं, क्योंकि ये पढ़ने में थोड़ी सी मुझे कठिन लगती हैं। कहावतों को यहाँ केवाड़ा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई घड़ी चढ़ी यहाँ, अच्छा ना, मालवा में आप एक चीज देखेंगे, जब आप मालवी की अगर लोकोक्ति या कहावतें या प्रकीर्ण साहित्य आए तो आप उनके शब्दों का थोड़ा थोड़ा जो समानता देखेंगे वो राजस्थान की भाषा से देख लेंगे ना, तो आपको बहुत सी चीजों को सिलेक्ट करने की ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। पहेलियों को यहाँ पारसी या प्रहेलिका भी कहा जाता है, ठीक है, प्रहेलिका या पारसी। अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, कवि और उनकी रचनाएं। तो नारायण व्यास, पहले हमको अगर कालक्रम की दृष्टि से देखें तो नारायण व्यास, उनकी रचना मालवी रामायण, ठीक है। और एक और जो कवियत्री है उनका नाम याद आता है, वो है कि खंगारोत, ठीक है, और उनकी जो रचना थी वीर चरितावली और आर्थ चीखे। अब आगे देखते हैं, इनका जो जन्म का नाम था वो था नवनिधि कुंवरी जी, ठीक है। आगे देखते हैं जीवन जी नाथूलाल, ये प्रमुख कवि हैं, और जो उनकी पुस्तक है वो है ख्याल नक्टा को प्रसंग, ख्याल फागण पांचांग, ख्याल केसर कस्तूरी, ख्याल कलयुगी, ठीक है, भाग 8 तक, ख्याल मामी भाणजे का, ठीक है, और ये माच साहित्य में भी गिने जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं पन्नालाल शर्मा नायक, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें हम देखते हैं इनकी जो प्रमुख रचना है पन्नालाल शर्मा नायाप की, कि ये मालवी की नई धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें हम कि
इनकी जो रचनाएं थी कुछ प्रकाशित थी, जो अप्रकाशित थी। जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, मास्टर साहब की अनोखी छटा, भारत में फू और थू, नौकरी का चस्का, गणित शिक्षक, खटमल बतीसी, दुष्ट पचीसी और बाजारू हिसाब। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनके बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया कि मालवी की नई धारा के प्रवर्तक हैं। ठीक है, जब 2022 में आपका एग्जाम हुआ था तो ये इनसे भी प्रश्न पूछा गया था, इनको शायद ऑप्शन में दिया गया था। तो अगले हमारे जो रचनाकार है वो आनंद राव दुबे जी हैं। इनकी जो संग्रह है उसका नाम है गीत गायो फिर और रामाजी रही गया, रेल जाती रही। ये भी पूछा गया था, ये इन्हीं का पूछा गया था ये वाली चीज। ठीक है, और उनकी एक और जो कविता है वो है तू क्यों पोमावे दारिया। ठीक है, आगे देखते हैं 1952 में 1998 में गजरू नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, और उसमें क्या था, 57 कवियों की एक प्रतिनिधि, एक एक प्रतिनिधि जो उनकी कविताएं थी वो प्रकाशित करके श्री मोहन सोनी और डॉक्टर शिव चौरसिया ने पूरी की। मतलब अगर हम मालवी के बहुत सारे कवियों की रचना एक साथ देखना चाहते हैं तो वो हमको गजरो नाम से मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी अपने अ, लिए इम्पोर्टेंट है। मदन मोहन मालवी, वो सॉरी मदन मोहन व्यास मालवी मालवी के पुराने कवि हैं। मालवा की यात्रा काव्य संग्रह बाकी कविताओं को यश प्रदान किया इन्होंने। ठीक है, एक ये कवि का नाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ये कवि का नाम इम्पोर्टेंट है, हरीश निगम। ठीक है, ये उनकी इम्पोर्टेंट है मालवा के संदर्भ में। उनकी हिरना सांवली, हरियालियों अचल, अपरंज और कुसुम पुंज। ठीक है, ये इनकी मुख्य मुख्य रचना है। आगे देखें, सिद्धेश्वर सेन माच कलाकार भी हैं। आगे देखते हैं बाल कवि बैरागी, पिछली बार आपसे प्रश्न पूछा गया था इनसे मालवा के संदर्भ में। उत्स चटक महाराज चंपा उनकी 35 मालवी कविताओं का संकलन है बैरागी जी की। ठीक है, आगे देखते हैं हम और कौन से कलाकार हैं। भावसार बा, इनका पूरा नाम क्या है, टिक्कम चंद भावसार। ठीक है, और इनके गीतों का संकलन मोती वीराणा के नाम से क्या है, प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं हम और कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। मोहन सोनी, हरीश निगम, अशोक आनंद, बाल मुकुंद रघुवंशी, सतीश दुबे, राजेंद्र आर्या। और ये स्पेशल क्या क्या है वो भी यहाँ लिखा गया है। अशोक आनंद का जो बंजारा बादल और थोड़ी घड़ी है, ये हाइकू काव्य संग्रह है। ठीक है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रथम ये मालवी खंड काव्य है। इस जो इम्पोर्टेंट है वही आपको लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए मालवा की लोक साहित्य की पुस्तकें, क्योंकि पिछली बार आपसे पुस्तकों भी पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तकों के नाम। तो अब जो कि श्याम परमार से पूछा गया तो उनके बारे में तो अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो आप श्यामाचरण, एक मिनट, मोती वीराणा ये देख लीजिएगा। अपरंज, मोती वीराणा, कुसुम कुंज और चटक महाराज चंपा, ये तो पिछली बार पूछ चुका है। ठीक है, माच की गजल और गजरो। ठीक है, थोड़ा घड़ी, चिंतामणि उपाध्याय की ये रचना, लोक संस्कृति के आयाम, हरीश निगम, और ये
ये जिनमें टिक लगा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ये बस आप एक बार देख लीजिएगा जाने के पहले, क्योंकि इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बाकी तो मैंने अपने हिसाब से पूरा ही दे दिया था। मालवा की लोक कथाएं, डॉक्टर शिव कुमार मधुर। ठीक है, और श्याम परमार की तो है ही है पूरी पुस्तकें, अगर लोक साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, तो ये आपकी रचनाएं हैं यहाँ पर। ये पिछली बार जो आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था यहाँ से, रामाजी रैया नी रेल जाती रही, यहाँ से आपसे पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं निमाड़ के संदर्भ में। निमाड़ के संदर्भ में हम देखेंगे, निमाड़ लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है, मैं आपको ये कई बार पढ़ा चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ इसके बारे में। तो पहले निमाड़ की शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम करते हैं जगदीश जोशीला से। इनको क्या है, इनको पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पर जूम करें, अभी थोड़ा कुछ दिक्कत कर रहा है, पर यहाँ पर इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री मिला हुआ, अभी हम देखेंगे आगे इनको। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लोक साहित्य में हम पहले तो बोलियां देख लेनी माड़ी की कौन कौन सी हैं। पंवारी, बंजारी, गुरवी, बरगुंडी, मेवाती, भीली। ठीक है, भीली किस समझ में आता हमको, भील जो जनजाति है उसके संदर्भ में हमको यहाँ पर समझ में आता है भीली। ठीक है, और मेवाती नहीं होगी, मेवाती नहीं होगी। अब निमाड़ी लोकगीत क्या होते हैं, संजा गीत, मसाणिया गीत। ये मसाणिया गीत मतलब क्या होते हैं, जब आदिम समूह द्वारा, जैसे कोरकू, मुंडिया मुंडिया, गोंड, ये जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस अवसर पर मृत्यु संबंधी गीत गाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, मसाणिया। गरबा गरबी गीत। ठीक है, और गणगौर तो मालवा और निमाड़ दोनों में गाया जाता है। माँ मेरा, गोपी गवलन गाय गीत, गम्मत में स्वांग गीत, निवाली घट्टी के गीत, बुवाई कटाई के गीत, जलवाए पूजन, हालरा या लोरी गीत, घुघरा गीत, जमाल या मुंडन गीत। ठीक है, नाथपंथी गीत, मथवाड़ गायन, पगल्या, पगल्या, कलगी तुर्रा, कलगी तुर्रा। और इसके जो प्रमुख गायक हैं वो हैं सुमेर सिंह सुमन। ठीक है, महेश्वर के कसरावत, गुंगावा, सनावत, चोली मंडोसे गांव में घरानेदार गायक रहे। इसका मूल वाद्य क्या है, डफ या चंग है। रामलाल सोलंकी, सुमेर सिंह, दो लोग क्या है, कलगी तुर्रा के प्रतिष्ठावान गायक है। निर्गुड़िया गायन, जिसको नारदीय भजन भी कहा जाता है, उसी में दुर्लभ गीत, बंजारी गीत, चूंदड़ गीत, बैरागी गीत शामिल होते हैं। और फिर इसी बैरागी गीत के अंतर्गत हम ब्रह्मगिर को देखते हैं, जो निमाड़ के संत साहित्य के सबसे अग्रणी कवि थे। ये कबीर से प्रभावित थे और निर्गुण धारा के प्रवर्तक थे। ब्रह्मगिर के पुत्र थे मनरंगिर, और जो क्या थे, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और निमाड़ के संत शिरोमणि जो सिंगा जी है उनके गुरु थे मनरंगिर। ठीक है, तो जो मनरंगीर है इनका जन्म कहाँ हुआ था, ओ सॉरी, सिंगा जी का खजूरी ग्राम में हुआ था। ये जाति के क्या थे, गवली थे। इनके भीमा जी और माता का नाम गौराबाई था। सिंगा जी की पत्नी जसोदा स्वयं राजभक्ति, खेती खेड़ो हरि नाम की जो है सिंगा जी की रचना है। शरद पूर्णिमा पर सिंगा जी के नाम पर हरसूद में एक महीने का मेला लगता है, इंपॉर्टेंट। खेती किसानी के समस्त उपकरण का काव्य में प्रयोग करने वाले सिंगाजी पहले कवि संत कवि हैं।
सिंगाजी ने मृदंग को लोकवाद्य की प्रतिष्ठा दी। अब सिंगाजी की रचनाएं यहीं पर हम देख लेंगे। सिंगाजी के दृढ़ उपदेश, अठवार सिंगाजी का 15 दिन, बाबा सिंगाजी की बाड़ावली, आत्मज्ञान आत्मध्यान, सिंगाजी नराज, मौखिक भजन संकलित, सिंगाजी के शिष्यों ने ये सब संकलित किया है। ठीक है। संत खेमदास कृत द्वारा सिंगाजी की परचरी इंपॉर्टेंट। संत दलुदास और अन्य शिष्यों ने अनेक लोकपद संकलित किए हैं। श्री सिंगाजी ये मुकुंद विनायक रत्न पारखी ने संकलित किया है। संत संपादक सुकुमार पगारे ने संत सिंगाजी नाम से संपादित किया। ऐसे ही करते करते यहाँ पर संत सिंगा पुराण तक है। और ये आईएमपी है, क्यों? क्योंकि कहे जन सिंगा श्री राम परिहार द्वारा मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा 1997 में प्रकाशित हुआ है। इनके जो पुत्र थे सिंगाजी के, कालूराम महाजन ने अपने पिता को ही अपना गुरु मनाया और प्रतिवर्ष कालू महाराज की स्मृति में क्या होता है, 1 माह के लिए ग्राम पिपल्या में विशाल पशु मेला लगाया जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो खेमदास है पहले संत कवि हैं जिन्होंने सिंगाजी के सभी समग्र जीवन चरित्र लिखने का उनको श्रेय प्राप्त है। अब आगे देखते हैं, ये कुछ और संत हैं निमाड़ के, जिनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। अब निमाड़ी लोक नाट्य हम यहाँ पर देखते हैं। ठोठ्यो पिछली बार आपसे पूछा गया था। उसके बाद पाती स्वांग, पनवाड़ी स्वांग, खमरास या रासलीला, गम्मत, गणगौर, मांडल्या, आड़ा खड़ा नाच, गरबा गरबी नाच, फेफरिया, काठी डंडा। लोक कथा में हम देखें तो लोक कथा में हम निवाड़ी के संबंध में हम कौन कौन सी लोक कथाएं दिखती हैं? भोला राम का भगवान, मुर्गा को याव, टबूक लो, ब्रजसारस, हरितालिका की वार्ता, राक्षस को बाकस, है ना, बिरवा को तालाब, एक गरीब बामन, सुतार की छोरी, धरती न आकाश को याव। लोक गाथा में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर लोक गाथा दिखाई देती है भिड़ो बाल, गोड़े नार, हरिचंद, सुरियालो महाजन। ठीक है। इसके अलावा ढोला मारू, चंद्रावली, कुदई राणा, काजल रानी, सुध बुध सालंगा, मथवाड़ की गाथाएं, भरतरी, गोपीचंद आदि ये श्रवण गाथा, काल्या धवल्या, तोता मैना, खंडेराव की कथा, राजा भरथरी की कथा, खतड़गांव, महासती, पारूबाई का पोवड़ा, रायसल, भिलट बाबा, अहिल्या गाथा, होलकर, है ना, गौ लीला, भिलनी चरित्र, मोती, ये सारी हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब प्रकीर्णन साहित्य में ये लोकोक्तियां हैं। ठीक है। लोकोक्तियों के अलावा हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है? पहेलियां। ठीक है। और यहाँ पहेलियों को ताड़नाई वार्ता या किवाड़ा कहा जाता है। राम नरेश त्रिपाठी ने पहेलियों को बुद्धि पर शान चढ़ाने वाली कलाएं कहा है। आगे हम देखते हैं, निमाड़ी चित्रकला। हमने चित्रकला क्यों यहाँ पर शामिल किया? क्योंकि पिछली बार आपसे प्रश्न आया था वाद्य यंत्र के बारे में, रेकड़ी वाद्य यंत्र पूछा गया था आपसे, इसलिए ने चित्रकला को भी शामिल कर लिया निमाड़ के अंतर्गत, जिसमें जिरौती, नाग, पगल्या, कुलदेवी, भाईदूज, दिवाली, हाथ है। ठीक है। साती सातियां यानी स्वास्तिक, गोबर मिट्टी के माध्यम से बनाया चित्र जिसमें नरवत, सांझा फूली, गोवर्धन, कंचौली। ठीक है। ये सारे चित्र हैं। अब रचनाकार देखें तो वाणी पत्रिका जो क्या है वो निमाड़ क्षेत्र से निकलने वाली पत्रिका है। निमाड़ के क्षेत्र से आते हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, वेरी इंपॉर्टेंट, बलराम पगारे, जिन्होंने क्या किया, निमाड़ी गीतों को आकाशवाणी तक ले जाने का कार्य किया है। ठीक है। अब माड़ी के चंद जैन, ठीक है, इन्होंने सुखानंद मनोरमा नाटक लिखा है। तुलसीराम गांव शिंदे ने कंजूस खोपड़ी नामक की पहली कहानी वाणी पत्रिका में प्रकाशित की है उनकी। ऊन के जो श्री नारायण बायने हैं,
है ना। ये क्या है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे याई यायण का सवाल जवाब और राजा को गप्पो जैसी उनकी सुंदर व्यंग हास्यपूर्ण रचना है। आगे देखते हैं, टांटिया मामा, वरला को तालाब उनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे हम देखते हैं, शिव नारायण उपाध्याय हैं, इनकी ने जो लोक कथाओं का संकलन करके चंदन पलाश नाम का सुंदर गद्य पुस्तक लिखी है। हेमेंद्र शर्मा भी हैं, जिन्होंने धरती माता नाम की कहानी निमाड़ी में ही लिखी है। सलिता को ब्याह निमाड़ी पद्य की पहली प्रकाशित रचना है। श्री राम विनय ने निमाड़ी में लिखी संपूर्ण राम कथा ओवी छंद का प्रयोग किया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम देखते हैं, राधे श्याम शांडिल्य निमाड़ी और कोरकू के सिद्ध कवि हैं। ठीक है। प्रभाकर दुबे निमाड़ी के सबसे प्रतिभाशाली कवि हैं, और इनकी रचनाओं में एक प्रमुख क्या है, ई कुण आए, गुड़िया की बारात, नाक नाक मेलोनो, जसो तालो, दियो होए तिजोरी, ये काव्य संग्रह है। और इन्हीं का ज्वार माता खंड काव्य प्रमुख है। आगे हम देखते हैं, इनके बारे में इसलिए भी इम्पोर्टेंट, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। सोमेश्वर जोशी, विद्याधर टेलर, जगदीश जोशीला, अभी हमने इनके बारे में बताया था, आलाप से शुरू कर रहे थे। भलई की जड़ पताल, ये निमाड़ी का पहला उपन्यास है, इम्पोर्टेंट। क्रांति ज्योत संग्रह, ठीक है। श्री राम नारायण उपाध्याय, पद्मश्री इनको भी मिला हुआ है। ठीक है। इन्होंने क्या थे, इनका जो सृजनात्मक कार्य है, निमाड़ी शब्दकोश और निमाड़ के सांस्कृतिक इतिहास, इस पर इन्होंने बहुत कार्य किया है। आगे हम देखते हैं, खंडवा के श्री राम परिहार, ठीक है, ये भी निमाड़ी साहित्यकारों के अंतर्गत आते हैं। और इन्होंने ही क्या है, कहे जनसिंगा जो पुस्तक है, जो मैंने वहां सिंगा जी के बताई थी, इनको उसी के लिए ईश्वरी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अब अगर हम सिलेबस की दृष्टि से देखें तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमको देखना बुंदेलखंड। तो चलिए आइए बुंदेलखंड देखते हैं। तो बुंदेलखंड में हम देखेंगे कि बुंदेलखंड को पहले जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और इसके लोकगीत में हमें कौन कौन से लोकगीत दिखाई देते हैं, जैसे आल्हा, लोकगीत में नहीं, लोकगीत में हमको दिखते हैं जैसे लमटेरा, देवी गीत, नौरता, ठीक है, मौनिया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, गहनई, सावन राई, और आपके राछरे पवारे, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। सुअटा, नौरता, ये पूछा गया था पिछली बार आपसे पेपर में नौरता के बारे में, है ना। बम्बुलिया, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे बम्बुलिया। को राई गीत और ढिमराई गीत, फाग, बुंदेली लोक गाथा में हम देखें तो श्री राम शर्मा, कृष्णानंद गुप्त, श्री देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर के.एल. वर्मा, इन लोगों ने क्या है, लोक गाथाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया है। कारसदेव की गाथा, ठीक है। और कौन सी गाथा है, अगर हम बुंदेलखंड की धर्मा सांवरी की गाथा, इनकी अपनी अपनी कहानियां हैं और उसी के आधार भी पूरी कहानी लिखी गई है आपको यहाँ पर
गहनई की गाथा, लोक गाथा थोड़ी बड़ी है। आल्हा की गाथा, ठीक है। और बुंदेली लोक नाट्य के अंतर्गत आते हैं स्वांग, सबसे प्रमुख है राई, ठीक है, सबसे बहुत। उसके अलावा कांडरा, भणैती। कांडरा क्या होता है? जैसे कि सगु रासलीला होती है, तो रासलीला में क्या होता है, सगुण जो भक्त होते हैं उनके उनको उनके प्रदर्शन के लिए होती है रासलीला। पर जब वही निर्गुण में किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कांडरा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये अ, निर्गुणिया भजन उसमें गाते हैं, उसमें कोई सगुण नहीं, उसमें निर्गुणिया भजन वहां पर गाया जाता है। भड़ैती क्या होता है? भड़ैती भी हास्य से नृत्य, हास्य से परिपूर्ण नृत्य और गीत उसमें शामिल होता है। रामलीला आपको पता ही है। रहस्य, ये क्या है, बुंदेली लोक रासलीला को रहस्य नाम से जाना जाता है। राई तो बता ही दिया, कोयल की कूक से जो स्टार्ट होती है। और इसके बारे में खासियत ये है कि जायसी के पद्मावत में और केशव की रामचंद्रिका में इसका वर्णन आया है। बुंदेली लोक कथा में देखते हैं कि कौन कौन सी है, जैसे पिपर दशा या दशा माता, गणगौर और असमाई और कजरिया, कजरी नौमी, हर छठ, ठीक है। और इसके अलावा भी संजा गीत जैसे आते हैं, वो संजा गीत और नौरता, ये भी आपकी कथाओं के अंतर्गत भी आ जाती हैं। लोकगीत, कई चीजें ऐसी जो लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथा तीनों के अंतर्गत आ जाती हैं। अब मेन जो है हमारा प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, वो हमको देखना है। गोविंद मिश्र, ये हम क्रम, जन्म क्रम की दृष्टि से यहाँ हमने लगाया हुआ है। ये उद्योग सिंह के दरबारी कवि थे और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, नायिका वेद। नेमाज, ये क्या थे, अंतर्वेद के रहने वाले थे। अंतर्वेद मतलब, अंतर्वेद आप कहाँ देखते हैं, अंतर्वेद शब्द, अंतर्वेद या अंतर्वेदी कहाँ देखते हैं आप? जब आप ब्रज भाषा की, जब आ, उनकी ब्रज की विभाजन का उपबोलियां देखते हैं, उसमें आप अंतर्वेदी देखते हैं, ठीक है। तो ये छत्रसाल के दरबारी कवि थे। और इनको इन अभी अब बुंदेलखंड के जितने कवि देखेंगे सब मैक्सिमम आपको रीतिकाल में मिलेंगे ये सारे, ठीक है। श्रीपति, करण कवि, प्रताप शाही आपने देखा होगा। इनकी कौन सी रचना, व्यंग्यार्थ कौमुदी देखी होगी। उसके अलावा भी इनकी ये रचनाएं श्रृंगार भजरी, जय सिंह प्रकाश, ये इनकी अन्य रचनाएं, रसराज का टीका अन्य है, ठीक है। तो मैं इसमें वही वही बता दूंगी आपको जो आपके रीतिकाल में भी है। बोधा, बोधा के बारे में पता है। ठाकुर बुंदेलखंडी, ओम प्रकाश सक्सेना, इंपॉर्टेंट, इनको आप देखिएगा, ओम प्रकाश सक्सेना को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना तो पता होनी चाहिए कौन किस क्षेत्र का कवि है। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं विष्णुदास बुंदेली, भक्ति साहित्य के जो विष्णुदास है, इनको हम ब्रज में भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्वालियर से ब्रज का थोड़ा थोड़ा टच लगता भी है। तो ये ब्रज और बुंदेली दोनों को हम दोनों के रूप में देखते हैं। इनकी रचना रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, मोरध्वज की कथा आदि। हरिराम व्यास, इनको भी देखिए आप, ठीक है। कृतियां, रागमाला, नवरत्न, व्यास वाणी, संगीत शास्त्र, रस पंचाध्यायी। कृपाराम, ठीक है, इनको भी देखिए। हितरंगिणी, इंपॉर्टेंट रचना। बलभद्र मिश्र, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी काव्य कृतियां बलभद्री व्याकरण, हनुमान नाटक, गोवर्धन सतसई, नखशिख। श्री राम शाह ओरछा, प्राणनाथ कवि, सबकी रचनाएं नहीं याद होंगी लेकिन रचनाकारों को जो कवि हैं, उनको आप देख लीजिएगा। अब साहित्यिक ग्रंथ देख लीजिए यहाँ पर।
पिछली बार मालवा से पूछा गया था, हो सकता है इस बार बुंदेलखंड वो या बघेलखंड से पूछ लिया जाए। तो आप इनको देख लीजिएगा, किनकी, जो नर्मदा प्रसाद गुप्त की रचना है। परमाल रासो तो आपको पता है। बलभद्र तिवारी की देख लीजिएगा, ठीक है। कृष्णानंद गुप्त की देख लीजिएगा। रामविलास शर्मा और बुंदेलखंडी लोकगीत शिव सहाय चतुर्वेदी की देख लीजिएगा। बुंदेली का नया काव्य डॉक्टर बलभद्र तिवारी, कृष्णानंद गुप्त, इनकी तो जरूर रचनाएं देख लीजिएगा। लोक साहित्य की भूमिका, ठीक है। रमई काका, बौछार, ईसुरी की फागें, ये आप देख लीजिएगा। रणभेदी, ओम प्रकाश सक्सेना, ओम प्रकाश सक्सेना की पुस्तक आप देख ली। घासीराम व्यास, श्याम संदेश, ठीक है। घासीराम व्यास, बुंदेलखंड। अन्य, आप अन्य में देखिए आप यहाँ पर आ, मध्य प्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा और चंदेल और उनका राजत्व काल, ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बुंदेलखंड की लोक संस्कृति का इतिहास, बुंदेली कहावत कोश, बुंदेली शब्दकोश। पत्र पत्रिकाएं देखिए, बुंदेलखंड दर्पण, बुंदेलखंड जल विहार महोत्सव, अस्मिता, बुंदेली संस्कृति, बुंदेली के बुंदेली साहित्य के भारतेंदु रामचरण हयारण मित्र, इनको देख लीजिएगा। चौमासा पत्रिका, बुंदेली और उसके हिंदी अनुवादक के साथ कई लोक कथाएं प्रकाशित हुई हैं, ठीक है। मामूलियत त्रैमासिक पत्रिका में, ये मैंने इसलिए लिया था कि इसको पता चले कि मामूलिया क्या है, त्रैमासिक पत्रिका है, ठीक है। मधुकर और साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये बुंदेलखंड से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं, ठीक है। बुंदेली लोक कथाओं को लोक भाषा में लिखने का जो श्रेय है वो राव शिव सहाय चतुर्वेदी को है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। यहाँ से ये जो कुछ चीजें थी, जैसे नरोत्तम घनश्याम दास पांडे, घासीराम व्यास, नाथूराम माहौर, नरोत्तम दास पांडे, ये जो थे, ये क्या थे, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कवि थे, ठीक है। व्यास जी की वीर ज्योति उग्र राष्ट्रीयता के बल पर ही फड़वाजी और लोक में लोकप्रिय हुई। अब हम देखते हैं यहाँ पर बघेलखंड। बघेलखंड में देखें हम, तो बघेल जो राजपूत थे, उनके नाम पर इस जगह का नाम क्या पड़ा, बघेलखंड। इसमें अगर गीतों में देखें हम यहाँ पर, तो हमको मिलता है सोहर, बधाई, गेलहाई, बरुआ, बनरा, बन्नी और सुहाग, द्वाचर, अंजरी, भमरी, बिलनहाई तो हो गया, जेवनार, परछन और ये तो नॉर्मल है, चैती। बघेली लोक कथाओं में हमको देखें तो उड़ाऊ पूत कथा, एक गप्पी का किस्सा, कांटा से मार काट, कौआ के रट, राजाऊ चिड़िया, आशा केर फूल, चुरकी और मुर्की। और लोक गाथा में देखें तो छाहुर बहुत इंपॉर्टेंट है, छाहुर आईएमपी, ठीक है। सरवन गाथा, गोपीचंद या भरथरी, वसुदेवा गाथा, ललना गाथा, चंदनउआ, चंदैनी, हरिश्चंद्र गाथा, आल्हा गाथा, छाहुर गाथा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य में देखें तो परधौनी, बिरहा, केहरा, कलसा, दादर, ठीक है। बघेली में देखें तो मनसुखा,
इंगोला, रास, नौटंकी, छाहुर, जिंदल, लकड़बग्घा। बघेली भाषा के संदर्भ में बघेली भाषाविद भगवती प्रसाद शुक्ल, ठीक है, ये इसलिए आपको बता रहा है ताकि आपको पता चले कि बघेली भाषा के संदर्भ में डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल ने काम किया। ठीक है, चलिए, ये लोकेशन बताया गया है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, क्या क्या कैसा कैसा है, पूरा डिटेल में। बघेली हिंदी को शब्दकोश मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति संचालनालय से संचालन संचालनालय से प्रकाशित है, तो सूर्यभार से की रचित बघेली व्याकरण हिंदी अकादमी से प्रकाशित है। ठीक है, और इसमें क्या है, अ, जो 3 भागों में क्या है, बघेली भाषा के विकास को बांटा गया है, मध्यकाल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक। ठीक है, पद्य साहित्य में हम देखें तो पिछली बार आपसे पूछा गया था बैजनाथ बैजू के बारे में। ठीक है, और किसके बारे में पूछा गया था, हम देखते हैं यहाँ पर। ये पूछा गया था आपसे, भगवती प्रसाद शुक्ल बघेली का जनपद का कवि किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इनका नाम खुद ही दिया था, तो ये तो वैसे भी कट हो जाता। और आपका क्या पूछा गया था, बघेलखंड से 16 प्रश्नों में बघेलखंड से लोकनाट्य पूछा गया था, एक जनप्रतिनिधि का कवि पूछा गया था, ये वृहत्तई पूछा गया था आपसे, ये मैंने अभी शामिल किया था। हाँ, बघेलखंड का जो लोकनाट्य है ये पूछा गया था आपसे, और बघेल के संदर्भ में ऑप्शन में भले दे दिया और पूछा कम ही गया था। हम्म, ठोठिया पूछा गया था, वो तो वहां का था। चलिए, हम अब इसके जो प्रमुख कवि हैं उनको देखते हैं। कहाँ से देखना शुरू करें, यहीं से देखते हैं। बैजनाथ, अभी मैंने बैजनाथ बैजू की यहाँ से बताया। सूक्तियां और सैफुद्दीन सैफू की बघेली काव्य कृतियां। कौन है सैफुद्दीन सैफू की बघेली काव्य कृतियां, भारत की माटी, दिया बरी मांजोर, एक दिन अइराई, और रामदास प्यासी एक रचनाकार हैं जिनकी बघेली कृति माटी केर गहक। ठीक है, ये मैंने आगे लिखा हुआ है, यहाँ मैं आगे देखती हूँ। ये जो आपसे पूछा गया था ना प्रतिनिधि कवि, तो प्रतिनिधि कवि और प्रतिभागी कवि, ये सब यहाँ पर, प्रारंभिक कवि सब यहाँ पर मेंशन है। तो प्रारंभिक कवियों में कौन आते हैं, आते हैं आपके बैजनाथ बैजू, सैफ पयासी, शंभू, भगवती प्रसाद शुक्ल, आदित्य प्रताप सिंह, गोमती प्रसाद विकल, ये सारे हैं। ठीक है, और उनके बारे में ये डिटेल में दिया हुआ है। जैसे हरिदास बघेली क्या है, पहले प्रथम कवि बघेली के माने जाते हैं। ठीक है, बैजनाथ जो बैजू है बघेली के क्या है, जन्म कवि हैं और प्रतिनिधि कवि हैं। ये इनसे प्रश्न पूछा गया था आपसे। सैफुद्दीन सैफू आम आदमी की आवाज और दलित शोषित मानव की श्वास है। जहां पर रचना और रचनाकार का नाम लिखा है, मैं वहीं पर ले जाके इसको रोकती हूँ और वहीं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ। ठीक है, बहुत सारे कवि हैं, आपको इतने कवि नहीं पढ़ने हैं, अभी अभी तो नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास समय होता तो आप एक बार जरूर देखते, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास समय नहीं है, तो आप सिर्फ वो पढ़िए। हाँ, बघेली रचना और रचनाकार,
कौन कौन सी रचना है, कौन कौन से रचनाकार है, आपको सिर्फ वो देखना है, और वो भी इम्पोर्टेंट। बघेली भाषा और साहित्य, डॉक्टर भगवती प्रसाद शुक्ल। ठीक है। और आपको देखना है सिंदूर किरबोज, बैजू की सुक्तियां, खैर वो तो नाम, दिया बरी भा अंजोर, ये सैफुद्दीन नेवतहरी। जिनकी जिनकी इंपॉर्टेंट है आप उनकी उनकी बस देखिएगा। ठीक है। बाबूलाल दाहिया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इनको भी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है। श्रीनिवास शुक्ल सरस, शब्दकोश लिखा है इन्होंने। ठीक है। अमरावती रसकीर, वेरी इंपॉर्टेंट, बघेली भाषा का व्याकरण, सूर्यभान सिंह। ठीक है। और रणमत सिंह, खंड काव्य। और इसमें आप देखिएगा आके योगेश त्रिपाठी का जो छाहूर है, ये इंपॉर्टेंट है। बघेली हाइकू, आदित्य प्रताप सिंह का, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार हो गया है। और आप देखिएगा बघेली लोकगीतों के राम, श्रीनिवास शुक्ल सरस। ठीक है। बघेली लोक कथाएं, शुक्ल सरस। बघेल के लोकगीत, लखन प्रताप सिंह, ये हो चुका है ना। और कवियों को एक बार देख लीजिएगा, जिसमें हरिदास को ध्यान से रखिएगा कि फर्स्ट है, फिर ये हैं, फिर ये, फिर रामदास पयासी, काकू, भगवती प्रसाद शुक्ल, आदित्य प्रताप सिंह। और इसमें देख लीजिएगा अमोल बटरोही को, और भगवती प्रसाद शुक्ल को, सरस, बाबूलाल दाहिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और प्रतिभागी कवियों में, इंपॉर्टेंट है आपके रामभद्र तिवारी और रोहिणी प्रसाद मिश्र। ठीक है। इनको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बघेलखंड हमने शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया। अब दिखाते हैं आपको जनजातीय साहित्य के बारे में। तो जनजातीय साहित्य को देखने से पहले आप एक बार एमपी का नक्शा देख लीजिए। ये आपने एमपी का नक्शा देख लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, बुंदेलखंड। तो पहले बघेलखंड के देखो, तो देखिए ये आ गया आपका सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, थोड़ा सा कुछ पन्ना का क्षेत्र, ये ऐसा मिला के ये आपका आ जाता है कौन सा, बघेलखंड का क्षेत्र। और फिर इसके नीचे से ऐसे आ जाता है छतरपुर, पन्ना, दमू, ये सागर, ये सब, ये जगह आपका किसका आ जाता है, ये आपका आ जाता है बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत इससे टच चीजें समझ में आती हैं। अब अब ये जो बंगे, और ऐसे ही हम यहाँ मालवा को देखते हैं, और ऐसे ही हम यहाँ पर निमाड़ को देखते हैं। अब देखिए, अब और भी तो इतनी जगह है, यहाँ भी तो सब लोग रहते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर लोग नहीं रहते होंगे। और ये बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र के अलावा इसमें आदिवासी जनजातियों के जो जनजातियां हैं वो भी रहती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं रहती होंगी। तो अगर हम लोकेशन वाइज देखें, तो जो ये वाला क्षेत्र रहता है जनजाति के क्षेत्र से, तो यहाँ कोल जनजाति का क्षेत्र रहता है। यहाँ इस साइड हम देखें तो ये सहरिया जनजाति का क्षेत्र होता है। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जनजातियों का क्षेत्र, अब बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इनका यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर सतना, रीवा में कोल, गोंड, ये जनजातियां रहती हैं। इस साइड दमोह साइड गोंड, भील, भिलाला, भारिया, ये सब जनजातियां रहती हैं। फिक्स नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पर है। बाकी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मालवा क्षेत्र में भील, भिलाला, बारेला, ये जनजातियां रहती हैं। ठीक है। निमाड़ क्षेत्र में भील, कोरकू, गोंड जनजातियां रहती हैं। चंबल में सहरिया, खैरवार, बुंदेलखंड में कोंदवार, सहरिया, बखेलखंड में कोंड, बैगा, गोंड जनजाति, और महाकौशल में बैगा, गोंड, भारिया, कोरकू जनजाति। अब अगर हम जनजाति के संदर्भ में देखें, चलिए देखते हैं। अभी मैंने लोकेशन बता दी कौन कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अब जनजाति के दृष्टि से देखें तो भील जनजाति क्या होती है, प्रथम है मध्य प्रदेश में, प्रथम है। तो इसके नृत्य गान देखें तो कौन कौन से नृत्य गान होते हैं इनके, डोहिया, गहर, डोहो, गरबी, वीर वाल्या, नेजा, रेलो गीत, सुबंटिया,
हम सीढ़ो, ये इनके क्या है, ये इनके क्या है, नृत्य है, लोकगीत है और गान भी है दोनों। कुछ लोकगीत है, कुछ लोक गान है। गौड़ जनजाति के नृत्य देखें तो कर्मा, सैला, कहरवा, भड़ौनी, सुआ। लोकगीत में देखें तो पंडवानी, ददरिया, नेडोरा, सिताम, झूमा, झूमर। फिर बैगा जनजाति का हम देखें तो उसमें हमको दिखता है कर्मा, बिल्मा, बावरिया, ठीक है, सेला, परधौनी, सुआ, झरपड़, ट्रीना, भड़ौनी और फाग। ये हमको यहाँ पर दिखता है। सहरिया में हमको दिखता है, सहरिया तो हमारी उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने सहरिया को मेंशन किया था। भारिया में देखते हैं भड़म, सैतम, कर्मा, सैला। लोकगीत में देखते हैं उपजन, भावर, मंडवा, मटिया, कर्मा। आगे हम देखते हैं कि जो भरनौटी या भरियाटी भारियाओं की जो क्या है, मूल बोली है। भरियाटो द्रविड़ियन मुंडा परिवार की बोली है, इसलिए यह गोंडों से मिलती जुलती है। भरिया, कोड़कू, गोंडी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली का मिश्रित रूप का ये प्रयोग करते हैं। अब साहित्यिक परंपराएं देखें तो साहित्यिक और वाचिक परंपराएं क्या हैं? गीत, कथा, गाथा, पहेली, ये सब इनके पास क्या है, इनके भंडार है इनके पास। कहावतों में इन लोग कहावतों को अटका कहते हैं, ठीक है। कोल जनजाति को हम देखते हैं, ये चटकोरा, ढांढल, जुरौती, गादली, डोडबली, होरहरिया, चाचरी, है ना। अम, अगर आप बघेलखंड साइड जाए, बच्चे बहुत शोर करते हैं तो वहां बोलते हैं बहुत चचरी मचा रहे हो, तो वही ये चाचरी है होता तो वैसे एक्चुअल में वो चरचरी है, पर चरचरी से चाचरी हो गया, चाचरी से सामान्य भाषा में चचरी हो गया। कोल दहका, कोल दहकी, केहरा। लोकगीत में देखिए सजनई, फगनई, झामटा, सोहर, हिंदली, कजली, टप्पा, मांगर माटी, ठीक है, जनवासा, दुईतरिया। कहावतों को क्या, उखान या कहनूत कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बघेलखंड के संदर्भ में पूछ सकता है, क्योंकि कोलो का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है। रचनाएं देख लेते हैं जनजाति की। गोंडी साहित्य की देखें तो प्रमुख जो गोंडी लेखक है वो मोती रावण, कंगाली, सूर्य बली यादव या सूर्याबली यादव और श्रीमती सुशीला देवी, ठीक है। कुछ प्रमुख लेखक हैं पेमा फालिया, भूरी बाई और लाडोबाई। बैगा साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो अर्जुन सिंह धुर्वे, वीरेंद्र कुमार श्याम और श्रीमती दुर्गा बाई, ये साहित्य से जुड़े हुए कुछ साहित्यकार हैं। अब शासकीय संस्थाओं की भूमिका देखें लोक कला और जनजातीय साहित्य संरक्षण के संबंध में, तो हमको इसमें दिखती हैं कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक सेवा लोक कला परिषद भोपाल, ये 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में है ये, ठीक है। ये जनजातीय और लोक संस्कृति का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, प्रकाशन और समारोह क्या होती है, आयोजित कराती है। ये तुलसी समारोह, जनजातीय चित्र प्रदर्शनी, शिविर, निर्माण उत्सव, राष्ट्रीय शिल्प मेला, लोक रंग समारोह, महाबोधि साचो आदि का ये आयोजन करती है। इसके साथ ही ये चौमासा नामक की पत्रिका का भी इसमें से संपादित किया जाता है, और इसके संपादक जो है वो धर्मेंद्र पारे हैं। जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय संग्रहालय कहाँ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1977 में दिल्ली में हुई थी और बाद में इसको भोपाल में हस्तांतरित 1989 में कर दिया गया था। आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय, स्थापना खजुराहो, ये पूछा गया था आपसे 2022 के पेपर में। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, ठीक है। रानी दुर्गावती संग्रहालय, राजा शंकर शाह संग्रहालय, टांटिया भील संग्रहालय, जनजातीय संस्कृति संस्कृति संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार आदिवासी जो मध्य प्रदेश कला अकादमी है उसके द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन कौन से सम्मान किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं कि जो किशोर कुमार है वो अभिनय की ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैथिली शरण गुप्त देख लीजिए, और आप देख लीजिए तुलसी सम्मान, शरद जोशी सम्मान, और उसके अलावा निर्मल वर्मा सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान, ये। और हम अभी और एक चीज, जब यूनिट 9 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ हम और सम्मानों के बारे में वहाँ पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो ये जो संस्थाएं हैं, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ये पुरस्कारों का यहाँ पर आयोजन करती हैं, और ये पुरस्कार उनके द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये शासकीय संस्थाएं हैं और उनकी भूमिकाएं हैं। तो यहाँ से हमारा जो यूनिट 10 है ऑलमोस्ट, कुछ छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर ये कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।